हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहनी क्लासेस की तरफ से आपको टीजीटी और पीजीटी की लाइव यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जानी है। ठीक है ना। 5 नवंबर से दोस्तों होगी। और मैं आज जो है दोस्तों पीजीटी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, जिसमें आपको डिटेल्स में सारी बातें होंगी मतलब पीजीटी की सिलेबस की। और टीजीटी की सिलेबस दोस्तों ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका क्या सिलेबस है। ठीक है। और ये पीजीटी का है और ऑलमोस्ट चीज़ें टीजीटी में जो पढ़ी जाएगी वही चीज़ें आपको पीजीटी में भी मिलती हैं। कुछ एडवांस चीज़ें हैं दोस्तों पीजीटी में, जिसका आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों मुझसे बार बार एक चीज़ पूछते हो, फ़ोन करते हो, है ना, कॉल करते हो, पूछते हो सर कि ये जो मतलब कि पीजीटी की एलिजिबिलिटी को लेकर ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज़न है। मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बीएड की। आप सिर्फ एमकॉम रहो, काम आपका हो जाएगा। एमकॉम अगर आप हैं तो पीजीटी आप डाल सकते हैं 2 सब्जेक्ट से, एक तो इकोनॉमिक्स से, दूसरा आप जो है कॉमर्स से पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, जो आपकी बात है दोस्तों सब्सक्रिप्शन की, तो फिर सब्सक्रिप्शन दोस्तों चल रही है। ठीक है। 500 चूँकि हमने इंस्टॉलमेंट में फैसिलिटीज वाइज आपको प्रोवाइड कर रखी है, इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हो। जो फीस है दोस्तों 5,500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफ़र में चल रहा है। बैच जो बन रही है ऑफ़र में चल रही है, जहाँ पे कि आपको 2,999 रुपये ही फ़ीस पे करनी है। लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझसे जो है 500 मिनिमम चार्ज दे के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये फ़ीस आपका जो है टोटल फ़ीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 50 बच्चों तक मात्र ये ऑफ़र है। इसके बाद फ़ीस आपको पूरी देनी पड़ सकती है 5,500। ठीक है ना। तो चलिए आज हम फीस यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस पीजीटी की, डिटेल में यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आइए। पीजीटी कॉमर्स यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें हैं, यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। यानी यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे जो आपको दिया गया है खंड ए, खंड बी, खंड सी करके दिया गया है सिलेबस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी हमने जो टीजीटी में बात की है सारी चीज़ें वही मिलेंगी आपको, कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखो खंड ए में जो है दोस्तों यूनिट ए में ये बताया गया है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में आपको जो है 4 चीज़ें दी गई हैं। अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? 4 चीज़ें दी गई हैं। एक तो है फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा है कॉस्ट अकाउंट, तीसरा है टैक्सेशन अकाउंट और चौथा है आपका मैनेजमेंट अकाउंट। ये 4 चीज़ें हैं। जबकि टीजीटी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों क्या पढ़ना था आपको, फाइनेंशियल अकाउंट ही पढ़ना था। और टैक्स की कुछ चीज़ें इंट्रोडक्टरी, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक ना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना था। मैनेजमेंट अकाउंट वहाँ पे नहीं था, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी ही पढ़नी है उसमें, है ना। यहाँ पर थोड़ा एडवांस चीज़ें आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आप सिलेबस देखते हो उसमें लिखा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। ये चीज़ आप जानते ही हैं, दोहरा लेखा प्रणाली हमारा क्या है। इसमें आपको ये इसका सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक ना। यानी कहने का मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, जिसमें आप हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते हैं। फाइनलाइज जब करते हैं वहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट के हम लोग जानते हैं, हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के थ्रू आपको फाइनल अकाउंट बनाना आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों कब आएगी, सोचिए ना। यहाँ पे बेसिक अकाउंट्स की बातें नहीं जो लिखी गई है वो भी आप समझ लो कि ये सारी चीज़ें तभी आएंगी और जब आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होगी। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो हमने बात किया था कॉन्सेप्ट्स। यहाँ कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, बट कॉन्सेप्ट की जो है यहाँ पर बात नहीं कही गई है सिलेबस में। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे हमने कहा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट्स है, एंटिटी कॉन्सेप्ट है, और आपका जो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दोस्तों ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूछा जाता है बट यहाँ पे वो बात नहीं कही गई है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, लेखांकन प्रक्रियाएं, जिसमें आप क्या पढ़ते हो दोस्तों, आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो। जर्नल एंट्री हो गई, लेजर हो गई, है ना। इसके बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस हो गया। उसको लेते हुए फिर ये अब हम यहाँ पहुँचते हैं जो इसमें बात कही, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर एक है पार्टनरशिप्स। यहाँ पर स्टार क्या, ट्रिपल स्टार आप बना लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पार्टनरशिप से दोस्तों कम से कम 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक शिल्पी आता है, शिल्पी, जहाँ पर आप देखते हो शिल्पी जो आएगी वो आपको उसमें पुराने जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं टीजीटी के या पीजीटी के, वो शिल्पी में आपको इकट्ठा पेपर जो है ईयर वाइज वहाँ पे अटैच्ड हैं। आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का क्या क्राइटेरिया है, क्या मॉडल है क्वेश्चन का, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिल्पी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आती है, और लगभग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए आती है टीजीटी पीजीटी की, ठीक है ना, शिल्पी। तो आप शिल्पी लेके उसको देख सकते हैं। शिल्पी एक पब्लिकेशन ही है। वहाँ पर आपको देखेंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या है दोस्तों, यानी जहाँ पर दो और दो से अधिक व्यक्ति क्या हैं, मिलकर कोई एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। 2 or more पर्सन्स जो है एग्री होकर एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और उसके प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं या फिर लॉस को शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बेसिक्स पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये कि 1932 अधिनियम के अंदर, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा एक्ट है, उस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग जो है ये सारी चीज़ें को पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डीड्स के बारे में आप पढ़ते हैं। डीड क्या है, डीड अगर नहीं बनी है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहले पार्टनरशिप में कितने पर्सन्स हुआ करते थे, अब तो चेंज हो गया, अब कितना हो सकते हैं मैक्सिमम जो है साझेदार, है ना, किसी भी फर्म में या बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है ना। पहले वो लिमिटेड था, अभी ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। फिर होता है क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी नए साझेदार का प्रवेश होता है। फिर क्या है, रिटायरमेंट की बात होगी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी साझेदार का जो अवकाश ग्रहण होता है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, रेशियो देखते हैं, गेनिंग रेशियो देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे। हम लोग गुडविल को जो है वैल्यूएशन करना सीखते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है ना। गुडविल के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड्स को देखते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सबसे बेहतरीन और मुझे जब से सबसे प्यारा जो कॉन्सेप्ट लगता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में एक बात बता दें। होता क्या है कि जैसे कोई एक बिजनेस है, मैं ऐसे छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 2 और 3 व्यक्ति चल रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं। अब ये रास्ते में दोस्तों चल रहे हैं, आपातकालीन बारिश हो, ठीक है। आपातकालीन बारिश का मतलब हो रही है, भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे, बिल्कुल भीगेंगे। इस आपातकालीन जो है जो बारिश हो रही है, भीगेंगे। सोचो ये एसिड रेन हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, ये एसिड रेन हो रही है, यानी कि एक तरीके का तेजाब का बारिश हो रहा है। तो क्या होगा, आदमी जलेगा, जल जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। यानी आपातकालीन बारिश से बचने के लिए क्या किया जाएगा, इन सबको छतरी पकड़ा दो ऐसे ही। ये समझ लो एक छतरी आ गई, ठीक है। अभी छतरी के नीचे जैसे ही आएंगे ये सब, क्या होगा, यानी इस बारिश इनके ऊपर नहीं पड़ेगी, बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। तो इस छतरी का नाम क्या है दोस्तों, इस छतरी का नाम है, जिसको आप अम्ब्रेला के नाम से जानते हो, इस छतरी का नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यानी फर्म के द्वारा सभी साझेदारों को एक जॉइंट नेम से हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पॉलिसी ली जाती है, जिसको बोला जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी क्या होता है, जिसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसमें सरेंडर वैल्यू होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है। कोई पार्टनर आ रहा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कोई साझेदार जब जा रहा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कोई एक्सपायर कर गया तब क्या होगा, कोई सरेंडर कराने के बाद उसकी क्या वैल्यू आ रही है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों टीजीटी पीजीटी में जब आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लोग गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। गुडविल आप वैल्यूएट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि कई सारे इसके स्टेप्स होते हैं, कई सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पे जैसे सरेंडर वैल्यू क्या है कि सरेंडर वैल्यू आप जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या कर रहे हो, ब्रेक करते हो। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, आपको कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक कंपनसेशन मिलती है, जिसको सरेंडर वैल्यू के नाम से
कहा जाता है, सरेंडर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट क्या आता है, सपोज़ करो कोई वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है, या फिर पॉलिसी हमारी मैच्योर्ड हो जाए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्सपायर वगैरह नहीं हुआ साझेदार, तब भी क्या होता है, वो मैच्योरिटी राशि बात की कहानी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों साझेदारी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होती है, यानी उसका समापन कैसे किया जाता है, उसका कैसे कैसे हम लोग जो है एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी बातें साझेदारी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद आएगी ये भी, आप ट्रिपल स्टार इसको भी आप बना सकते हैं, कंपनी अकाउंट, ये स्टार है, ये सब को आप जानते हैं। एक तो आपको यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर लेना है, बेसिक यानी फाइनल जो अकाउंट है ये ट्रिपल स्टार ही रखना है, इन सबको तीनों को ट्रिपल स्टार बना लो, ये सब डबल स्टार में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये जो हमारा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना कह के मैं बार बार ये कहूँ कि फाइनल अकाउंट जो होता है, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट जो होती है वो कंपनी पर लागू, हम लोग कंपनी के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर स्टेटमेंट की यूज करते हैं, लेकिन कह सकते हो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट ही तो है, ठीक है ना। तो चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कंपनी की जब बात करते हैं या पार्टनरशिप की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलते हैं। इसका मैं रीज़न भी बता चुका हूँ टीजीटी वाले बैच में, यानी कि सिलेबस में, कि क्या मैंने कहा था कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने लिखा है वहाँ भी आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ता है, कंपनी पढ़नी पड़ती है और यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। तो इन दोनों को मिलाकर 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी अकाउंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये कंपनी अकाउंट में ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ कि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऐसी थ्योरी आती है कि पता ही नहीं चलता कि आपने क्या कहाँ पढ़ा इसको, है ना। थ्योरी ऐसी आती है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दूं, बीट वही करता है जिसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की नॉलेज होती है। आप समझ लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया था पिछले वाले सिलेबस में, डिस्कशन में, टीजीटी में, कि हमने कहा अगर 100 क्वेश्चन आ जाए, आता तो 125 है, मैंने कहा मान लो 100 क्वेश्चन आता है, अब 80 क्वेश्चन या हम कह दें कि 75 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, थ्योरी होंगे, और 25 क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। अब जब 75 क्वेश्चन हमारे थ्योरी हैं तो वो तो सब उसको कर लेंगे थ्योरी पढ़ के। 25 क्वेश्चन जो आएगी दोस्तों, वहाँ पर होता है गेम। अब वहाँ पर वही बीट करेगा जो कमांड रखता है प्रैक्टिकल पर, ठीक है ना। थ्योरी पर तो कमांड रहेगा ही रहेगा, वो तो जनरल हो गई, बट प्रैक्टिकल पर जो उसका कमांड है वो बीट करता है, चूँकि सीटें कम होती हैं। और मेरिट की जो बात होती है दोस्तों, आपको बता दें टीजीटी की जो मेरिट है, मेरिट से घबराना नहीं चाहिए। आपको बताएं, चूँकि पेपर जब इजी होता है तो मेरिट जाती है, ठीक है ना। 115 क्वेश्चन भी इसके, 115 नंबर भी, या क्वेश्चन हम कह दें, नंबर तो ज़्यादा है, 3.4 से उसकी मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 3.4 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब 115 क्वेश्चन पर इसकी मेरिट गई है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान होती हैं चीज़ें प्रैक्टिस करने पर, ठीक है ना। और इसके बाद 107 क्वेश्चन 7 भी गया है मेरिट टीजीटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं, फॉरफीचर पढ़ते हैं, री इशू पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, फिर डिबेंचर की बात होगी, डिबेंचर पढ़ेंगे, डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है, क्या टाइप्स हैं, शेयर के क्या टाइप्स हैं, कंपनी की मीनिंग जब बात करें स्टार्टिंग में, तो कंपनी की मीनिंग की बात होती है। मैंने एक डेमो डाली है दोस्तों, कंपनी की मीनिंग, अगर आपको देखना है डेमो 1 हमारा जाके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर एक टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर हमने कंपनी के मीनिंग के बारे में बात की है। वहाँ कंपनी का मीनिंग आपको पढ़ना है, कितने टाइप्स की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस भी पढ़ेंगे, किसके बेस पे रहेगा वो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या होता है, लीगल डीड एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी होती है, बैकबोन ऑफ द कंपनी होती है। हम लोग बोलते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि हम ये प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, ये हमारी जो लीगल डॉक्यूमेंट होती है, जिसको आप बोलते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो होते हैं, हम इसमें जो बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। या फिर बोले तो चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। बिना इसके कंपनी का दोस्तों रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। यानी हम ये बात कहते हैं, बिफोर रजिस्ट्रेशन ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंस, ये क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना।
यहाँ पर 5 क्लासेज होते हैं, क्लास के बारे में भी आपसे पूछे गए हैं चीज़ें, ठीक है ना। क्लासेज क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग वहाँ पे चीज़ें अच्छे से देखेंगे। कंपनी का जो है नाम क्या है, ठीक है ना, कंपनी का ऑफिस एड्रेस क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, इसकी पूंजी क्या होंगी, कैपिटल जिसको आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम में होती हैं। आर्टिकल में क्या होता है, एक तरीके का रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है कंपनी की तरफ से, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स भी होगी। ऑब्जेक्ट्स भी आप देखते हो 2 टाइप की होती हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक एंसिलरी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसको सहायक बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो कंपनी मेन यानी कि जो मुख्य काम करने वाली है, उस मुख्य काम यानी मेन ऑब्जेक्ट को गेन करने के लिए कंपनी कुछ बोलते हैं ना कि एंसिलरी यानी कि सेकेंडरी जो है ऑब्जेक्ट्स को भी फ्रेम करती है। कंपनी जितनी बातें आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती है, उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर वो काम नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, कंपनी का अधिकार क्षेत्र क्या है, तो कंपनी का अधिकार क्षेत्र वही होता है जो उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए होते हैं, उसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात कर दूं, अगर कोई एक कंपनी है, मान लो फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर वो क्या करेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होगा, प्रदूषण से इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उसके एम्प्लॉइयों को भी जो है सुरक्षित रहें उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। ये सब हमारे क्या है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट है, बट उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, फर्टिलाइज़र यानी कि खाद को बनाने का काम, ठीक है ना। अगर उसमें एक बात ना लिखी हो कि कंपनी इस जगह पर ये बाउंड्री नहीं बना सकती या बना सकती है, जैसे सपोज करो कि कंपनी है, उसका एक सर्किल है, उस सर्किल एरिया में अगर ये बात आर्टिकल में नहीं लिखी कि कंपनी इस सर्किल में हॉस्पिटल बना सकती है, यानी कि मतलब बना सकती है, अगर नहीं लिखा है तो कंपनी वहाँ नहीं बना सकती। यानी कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कंपनी के ये बैकबोन होते हैं। और इसी पर दोस्तों बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें हमें 2 से 3 केसेस पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि टर्कवांड संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये केस क्या है, ये केस हम आपको क्लास में भी बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फिर ये होगी मीनिंग के बारे में बात हो गई। इसके बाद इशू ऑफ शेयर, फिर इशू ऑफ शेयर से पहले हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर हमारे कितने हैं, फिर उसके पहले भी हम लोग देखते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल क्या होती है, कैपिटल भी तो जानना पड़ेगा, अथॉराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, अनपेड कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है, ये सारी बातें दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, कंपनी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फॉरफीचर होगा, रीइशू होगा, रिजर्व वगैरह निकालने की बातें होंगी, डिबेंचर पढ़ेंगे हम लोग, इशू टाइप्स ऑफ डिबेंचर वगैरह पढ़ेंगे, फिर रिडेम्पशन कैसे की जाती है, सारी बातें यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा क्लास हमें लगता है लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए अब हमें लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें बता देनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कॉस्ट की बात कर लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग अब आ गई, सेकंड यूनिट है, यानी यूनिट 1 का सेकंड जो है पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि हमारे लागत लेखांकन की क्या क्या विधियां होती हैं, वो विधियां आप देखोगे। जैसे हमारा क्या है, यूनिट कॉस्टिंग हो गई, ठीक है। और इसमें आप क्या देखते हो, जैसे हम लोग टेंडर प्राइस वगैरह जो बनाते हैं वो सारी बातें होंगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कि ठेका लागत जो होता है, इसमें हमने आपके सिलेबस में ओवरहेड नहीं मिलेगा, ऊपरी भी है, इसको बोलते हैं ओवरहेड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ओवरहेड हो गया, और एक चीज़ नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, बट ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और एक चीज़ बता दें, प्रोसेस कॉस्टिंग से भी दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, वो भी इंट्रोडक्टरी ही आए हैं, तो इसलिए मैं प्रोसेस कॉस्टिंग भी यहाँ पे ETC लगा रखी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं टैक्सेशन अकाउंटिंग में। जब आते हैं तो टैक्सेशन अकाउंटिंग में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स, जिसको आप मद बोलते हैं। वेरियस टर्म क्या होते हैं, जैसे हमने कहा लाइक एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो गई, यानी कृषि आय क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस जिसको आप बोलते हो कि कोई एक व्यक्ति जो है भारत में निवासी है कि अनिवासी है, फिर अगर है भी तो साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है, जिसको आप बोलते हो रेजिडेंट। अगर एक पर्सन है तो फिर क्या चेक किया जाता है कि वो ROR है या फिर RNR है, ठीक है। ROR का मतलब रेजिडेंट है, लेकिन कैसा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसको बोलते हो आप साधारण निवासी। RNR का मतलब क्या है कि रेजिडेंट है बट नॉन
ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो है तो निवासी है, रेजिडेंट है, बट वो असाधारण निवासी है। वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखते हैं दोस्तों, हम लोग उसको सेक्शन 6 में देखते हैं, जो कि टैक्सेशन में आता है सेक्शन 6 का। वहाँ पे 2-3 कंडीशंस हैं रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का, कि ये व्यक्ति जो है रेजिडेंशियल स्टेटस है कि नहीं है, क्योंकि हमारा जो टैक्स अपने इंडिया में लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी, जो कि टैक्स लायबिलिटी तभी होती है जब आप यहाँ पे रेजिडेंट हो, ठीक है। फिर इसी में आपको देखना होगा कि कोई व्यक्ति विदेश में है तो क्या इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं। अगर वो विदेश में रहता है फिर इंडिया में आता जाता है तो कितने दिन इंडिया में रहता है और कितने दिन बाद वो चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। फिर ये चेक की जाती है कि उसके इनकम पर टैक्स लगेगी कि नहीं लगेगी। ये सारी बातें का हम लोग देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में देखते हैं। फिर इसके बाद सिलेबस में आपको सैलरी हेड नहीं मिलेगी और हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं मिलेगी सिलेबस में, बट यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये इतनी बातें हो गई। इसके बाद फिर आता है हमारा क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि इसको बोलते हैं प्रबंधकीय लेखांकन इसको बोलते हैं। और प्रबंधकीय लेखांकन जो होती है इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, इंपॉर्टेंस मतलब इसका जो है महत्व क्या है, स्कोप मतलब क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यानी इसका उद्देश्य क्या है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट यानी कि वित्तीय लेखांकन एंड मैनेजमेंट अकाउंट यानी प्रबंधकीय लेखांकन, और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, ये भी चीज़ें आप दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ते हो, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बिजनेस फॉरकास्टिंग, यानी कि मैनेजमेंट में ही एक टॉपिक आपको मिलेगा कि जो व्यवसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, फॉरकास्टिंग उसको बोलते हैं, वो हो गया। फिर एनालिसिस एंड सोर्स ऑफ, हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो करना है उसके क्या क्या हमारे विश्लेषण होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, स्रोत जिसको बोलते हैं, आंकड़ों का स्रोत जिसको आप बोल सकते हो, डेटा वगैरह जो कैसे कलेक्ट होगा, वो सारी बातें यहाँ पे आती हैं। इसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ फॉरकास्टिंग, यानी कि फॉरकास्टिंग का हमारा क्या एक मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। मैकेनिज़्म का मतलब होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि तकनीकी या फिर हम बोले हमारी क्या रणनीति होगी इसको फॉरकास्ट करने का, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान लगाने का, व्यवसायिक पूर्वानुमान लगाने का क्या सिद्धांत है, ये आप पढ़ते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों यहाँ पर है, ये 2 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। यहाँ भी आप ध्यान देना कि ये हमारे सैलरी हेड से भी 1-2 क्वेश्चन और हाउस प्रॉपर्टी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी में पूछा भी गया है, और रेजिडेंशियल स्टेटस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो कि मैंने टीजीटी में ऑलरेडी बात किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर रख दिया हूँ इसको। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें जो एडवांस होंगी हम यहाँ पर स्पेशली पीजीटी में बात करेंगे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा आपको रख दिया है। और 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जो हमने टीजीटी में ऑलरेडी टीजीटी वाले सिलेबस में बताया है। जैसे हमने बताया था इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमी की भी चीज़ें यानी अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स की जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा होगा दोस्तों इंटरमीडिएट में या फिर बीकॉम में, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है पीजीटी में, ध्यान देना है। एक एक टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो है वो सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स आप देखें जितने चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में, वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में। तो उसका सिलेबस आपके पास अगर बुक है तो भी आप देख सकते हो। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जितने टॉपिक आप देखते हैं, जो बीकॉम में आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो पढ़ा था, वहाँ भी आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसका सिलेबस मैंने टीजीटी में भी टीजीटी के सिलेबस में बताया था, फिर भी आप इतना मैंने आपको बता दी तो आप समझ गए होंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी भी बात हुई थी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये 2 चीज़ें हैं, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो पहले तो बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कोप, इसका क्षेत्र देखेंगे। इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट में हमारा क्या, इन्वायरमेंट यानी पॉल्यूशन है और इंडस्ट्रीज़ है, यानी पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट हमें लिखना चाहिए था, पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री। यानी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो भी उद्योग धंधे हैं, या फिर हम बात करते हैं ऐसे कि पर्यावरण प्रदूषण, और हम ये बोल सकते हैं कि उद्योग धंधे जो होते हैं, ठीक है ना,
तो पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे व्यवसाय का जो है प्रकृति कैसा है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि घरेलू और विदेशी जो व्यापार होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड पार्ट इसका है मैनेजमेंट से रिलेटेड, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, इसके कार्य वगैरह जो होते हैं। फिर यहाँ पे हम वेरियस थॉट पढ़ते हैं। वेरियस थॉट में जैसे हमने कहा FW टेलर हो गए, हेनरी फेयोल हो गए, ठीक है ना, एल्टन मेयो हो गए, ETC, इनका थॉट्स आपको पढ़ना है। इन लोगों ने अपने जो परिभाषा दी है, मीनिंग दी है, उसमें इन लोगों ने क्या बातें कही हुई हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। थॉट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, मोटिवेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, समन्वय वगैरह जिसको बोलते हैं, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सिलेबस था आपका PGT का, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया था सिलेबस के लिए कि सर प्लीज़ सिलेबस आप अपलोड करो, तो मैंने आज कर दी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से ये सारी बातें समझ ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो दोस्तों, उसका बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे या कोई इन्फॉर्मेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा आपके पास तक, ठीक है। तो दोस्तों ये थी, और कैसा लगा आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिस भी साथी या जो भी फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, मैं आपको बता दूं कि ऑफ़र चल रहा है। वो ऑफ़र जैसे ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको ऑफ़र का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमारे क्लास की है वो है 500। आप वो जो 500 दोगे सब्सक्रिप्शन, यानी बैच को सब्सक्राइब करने का, TGT या PGT की, तो वो जो है आपकी फ़ीस में दोस्तों एडजस्ट हो जाएगी। और इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, इंस्टॉलमेंट एक मैक्सिमम मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा मैं दे भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। और या आपको एक चीज़ और ध्यान देना कि TGT और PGT की कंबाइंड फ़ीस अभी हमारी है। इसका एक और बड़ा बेनिफिट है कि TGT और PGT की कंबाइंड फ़ीस है 50 बच्चों के बाद, वो भी हम सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है ना, फ़ीस। तो थैंक यू सबको, आप सभी को